नमस्कार। कोरोना संक्रमण के बाद बुरी खबरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इस वक्त जो हमारे स्क्रीन पर खबर है, ऑक्सीजन की कमी से 12 लोगों की मौत हो गई है। ये खबर शहडोल मेडिकल कॉलेज से आई है। वहाँ आईसीयू में भर्ती थे लोग और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में यह सिलसिला पहले से ही जारी है। आज ही अखबारों में खबर छपी है कि प्रदेश के सबसे नामचीन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये खबर आज के अखबार में छपी है और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भी बुरी तरह कोरोना संक्रमण को लेकर पीड़ित और प्रभावित है। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि क्या जो पीक आएगा, यानी जो सबसे ज़्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में होंगे, तब जो स्थिति होगी, तब जो हालात होंगे उत्तर प्रदेश में, क्या योगी सरकार उस हालात को संभालने के लिए तैयारी कर रही है, तैयारी कर चुकी है, या क्या हालात संभल जाएंगे या हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होगी, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होगी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस स्थिति को टालने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार की क्या तैयारियां हैं और हमारी अपनी क्या तैयारियां होनी चाहिए, जिसके चलते हम अपने साथ जो हो रही है घटनाएं, उसको हम अधिकतम टाल सकें या उससे अधिकतम अपना बचाव कर सकें। तो इससे पहले कि हम इस पर बात करें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई अगला वीडियो बने तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो अब रुख करते हैं आज की खबर के साथ, बड़ी खबर के साथ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या उत्तर प्रदेश कोरोना के पीक से लड़ने के लिए तैयार है या हमारी तैयारी कितनी कमज़ोर है, कितनी मजबूत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की कमी से 12 की मौत जो मध्य प्रदेश में हुई है, उसके थोड़े से डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये घटना मध्य प्रदेश की है। शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से 12 कोविड मरीजों की मौत हो गई। सभी आईसीयू में भर्ती थे। घटना शनिवार रात 12 बजे की है। ऑक्सीजन कम होते ही मरीज तड़पने लगे। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था के लिए अफरा तफरी मच गई। मेडिकल प्रबंधन ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर बढ़ाने के लिए सिलेंडरों की व्यवस्था में जुट गया। ऑक्सीजन की कमी वाले 12 मरीजों से पहले मेडिकल कॉलेज में ही कोरोना के 10 और मरीजों की मौत हो गई थी। इस तरह शनिवार को कुल 22 मरीजों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश में पहले ही कुछ लोगों की जान जा चुकी है ऑक्सीजन की वजह से, और कुछ लोगों की, आज के अखबार में रिपोर्ट है कि 4 लोगों की जान लखनऊ के बड़े नामचीन हॉस्पिटल में मरीजों की जान चली गई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो जब मैं पहले लगातार इस बात को, इस पर चर्चा कर रहा हूं अपने वीडियोस में कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है, हम यही बात करने जा रहे हैं कि क्या कोरोना का पीक जब आएगा, जब सबसे ज़्यादा केसेस होंगे, तब सरकार इसको हैंडल कर पाएगी? क्या उसके लिए हमारी तैयारी है? सबसे जब पीक आएगा तो हमारे सामने सबसे ज़्यादा समस्या होगी कि सबसे अधिक संक्रमित लोग हमारे सामने होंगे, हमारे अस्पतालों की राह देख रहे होंगे, और क्या अस्पताल उसके लिए तैयार होंगे? क्या अस्पताल में बेड की संख्या इतनी अधिक होगी कि उनका इलाज हो सकेगा? क्योंकि जो वायरोलॉजिस्ट हैं और इस मामले के जो जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि इस महामारी का चक्र जो है 2 से 3 महीने का होता है और इसके बाद यह आफ्टर इफेक्ट बचाने की चुनौती हमारे सामने होती है। तो यानी 2 से 3 महीने का मतलब ये है कि भारत में पिछली बार भी ये 2 महीने तक रहा था और इसी तरीके से इस बार भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि मार्च महीने में इसका एक संक्रमण, जो दूसरा स्ट्रेन है, उसका एक दौर शुरू हुआ है। तो मार्च और अप्रैल, यानी यही एक जानकारी आ रही है कि मार्च और अप्रैल में ये संक्रमण बढ़ेगा। अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये स्थिति सैचुरेशन पर पहुंचेगा या अधिकतम संक्रमण पहुंचेगा, और तब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि हमारे यहाँ जो संक्रमित लोग हैं उनका इलाज करना और उनसे होने वाले संक्रमण को लेकर बचाव करना, क्योंकि उनसे संक्रमित जो होंगे उसको कैसे बचाया जाएगा, उसके लिए क्या तरीका अख्तियार किया जाएगा, उसके लिए क्या किस तरह की जागरूकता की ज़रूरत होगी, हमको और आपको किस तरह के सावधानी की ज़रूरत होगी, वो समझने की बात है और उसको समझने की ज़रूरत है इस वक्त।
एक्सपर्ट बता रहे हैं, एक्सपर्ट का कहना है कि इसके बाद यानी पीक के बाद यानी मई के पहले हफ्ते के बाद जो चैलेंजेस रहेंगे हमारे सामने वो ये रहेगा कि उसके आफ्टर इफेक्ट यानी जो संक्रमित हो गए रहेंगे उनका इलाज चल रहा होगा या वो ठीक होने लगे होंगे या जो जिनका संक्रमण नहीं हुआ होगा ऐसे लोगों की संख्या कितनी बची रह जाएगी। एक अनुमान यह है कि 60% लोग हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त कर चुके होंगे यानी उनकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी होगी, हमारी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी होगी क्योंकि वैक्सीनेशन भी चल रहा है। वैक्सीनेशन की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी पर असर पड़ा है, हम ज़्यादा इम्यून हुए हैं। और उसके अलावा जब ये बीमारी अपना पांव पसार रहा है, ये प्रकोप बढ़ रहा है, तो हम और आप इस बीमारी से लड़ते हुए इम्यून हो रहे हैं। इस बीमारी से, इस वायरस से लड़ने के प्रति हमारा शरीर इम्यून हो रहा है, तो ये इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जो बचे हुए लोग होंगे उनके लिए चैलेंज होगा और उसको हम लोग कैसे बचाएं, अपने जीवन में आचार व्यवहार और जो तौर तरीका है उसको सुधार करके, और जो गाइडलाइंस हैं उसके बाद भी ये गाइडलाइंस रहेंगी क्योंकि हम पिछले 1 साल से यही देख रहे हैं कि हमारी समस्या जब ख़त्म हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो हम लापरवाह हो जाते हैं, थोड़े लाचार हो जाते हैं और हम वही सब करने लग जाते हैं जो हम पहले कर रहे थे। हमारी सावधानी कम हो जाती है। तो इस सावधानी को अभी जो स्थिति है उसमें कम करने की संभावना और कम करने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी हमें सावधान रहना पड़ेगा। रही बात जो मैं कह रहा था कि अब सरकार कितनी तैयार है, तो सरकार की तैयारी ये दिखाई दे रही है कि सरकार इस बात पर उम्मीद लगाए हुए है कि जो हमने तय किए हैं इस वक्त, यानी सेकेंड स्ट्रेन का दौर जब शुरू हो गया है तब हमारी तैयारी शुरू हुई है। उसके पहले उत्तर प्रदेश में तो यही देखा जा रहा था कि यहाँ के मुख्यमंत्री चूंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक थे तो वो दौरे कर रहे थे, लगातार वो तमिलनाडु जा रहे थे, वो पश्चिम बंगाल में जा रहे थे, वहाँ चर्चाएं कर रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना को कैसे काबू किया गया इसकी बातें कर रहे थे। वो बता रहे थे कि हमने राम मंदिर को लेकर क्या किया है और कैसे आप लोगों ने सबके सहयोग दिया है और राम मंदिर के लिए और राम आस्था का प्रतीक है। तो इस तरह की बातें हो रही थी। जब हमें सेकेंड स्ट्रेन के लिए अपने यहाँ तैयारियां करनी चाहिए थी तब हम शायद उसको लेकर बहुत तैयार नहीं थे, हमारी सरकार तैयार नहीं थी। जिसको हमने चुना है, जिसके जिम्मे कर दिया है, अपने आप को हवाले कर दिया है कि उनकी तैयारियों के हिसाब से हमारा जीवन की सुरक्षा होगी। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके की लापरवाही सामने आई है और उस व्यक्ति से ये लापरवाही सामने आई है जिस व्यक्ति ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। मैं मानता हूँ और इसको मैं लगातार बताता रहा हूँ कि जो कोरोना काल में जब शुरुआत के दौर में, हालांकि ठीक है कि योगी आदित्यनाथ ने कई गलत फैसले भी किए होंगे और किए हैं उस दौरान, लेकिन जितनी सख्ती चुस्ती और फुर्ती दिखाई उन्होंने, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में चीज़ों को कंट्रोल करने में, कोरोना को कंट्रोल करने में हमें कामयाबी मिली थी। और इसका वो श्रेय भी लेते थे, इसका क्रेडिट लेते थे और तमाम तरह के मंचों पे वो अपनी बात भी करते थे और तमाम तरह के मंचों पर उनकी पार्टी के लोग ये बात कहते रहे और इसीलिए यूपी का सीएम जो है देश में ऐसे सभी राज्यों के मुकाबले एक सीएम नंबर 1 माने गए। लेकिन इस बार जब ये दूसरे दौर का संक्रमण जिस तरीके से तेजी से सिर उठा रहा था और जिस वक्त बहुत सावधान सतर्क होने की ज़रूरत थी, शायद उस तरीके से काम नहीं हुआ है और इसीलिए इस वक्त योगी सरकार की आलोचना हो रही है और योगी सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है। देखा जाए तो सेकेंड स्ट्रेन में जितने हालात जितनी तेजी से केसेस आ रहे हैं जो पहले दौर में नहीं आया था। एक दिन में, अभी कल का आंकड़ा है कि कल 27,000 केसेस सामने आए एक दिन के अंदर, तो ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा, ये केसेस मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी 27 से हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। हर रोज नए इस तरह के नए मामले सामने आएंगे। ये ठीक है कि इस दरमियान लोग ठीक भी होंगे, लोग घर पे रह के अपना इलाज कर रहे हैं, आइसोलेशन में रह के लोग दुरुस्त होने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पतालों में जहां जितनी व्यवस्था मिल पा रही है उसमें खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। है तो केओस, है तो अस्पतालों में अव्यवस्था, क्योंकि सभी लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, सभी लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, सभी लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो व्यवस्था बाद में बनाई है सरकार ने, देरी से ये व्यवस्था की है। मैं मानता हूं कि ये व्यवस्था करने में देर हुई है। ये पैनल, चूंकि हमें मालूम था कि सेकेंड स्ट्रेन आना है और ये सेकेंड स्ट्रेन और भी खतरनाक हो सकता है, इतने एक्सपर्ट हैं और हमने एक टीम बनाई हुई है एक्सपर्ट की। जब हम उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए था कि सेकेंड स्ट्रेन कितना खतरनाक हो सकता है और उसके लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी।
लेकिन शायद हमारी तैयारी उस तरह की नहीं थी या उस समय तक हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई थी। अभी हम जो DRDO का हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं, अभी जो हम यहाँ पे शिल्पग्राम में एक बड़े हॉस्पिटल के रूप में कुछ ऐसा कैंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ अधिक से अधिक लोगों का इलाज हो पाएगा, ये कितनी देर में कर पाएंगे? क्या हम जब उत्तर प्रदेश में पीक जो है 28 अप्रैल तक आएगा, यानी आज के लगभग 8-10 दिन बाद आएगा, तो हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे? वहाँ हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी? एक तरफ तो हम मास्क नहीं लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना और दूसरी बार नहीं लगाने पर 10,000 जुर्माना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम पंचायत चुनाव नहीं रोक पा रहे हैं। क्या सरकार इतनी लाचार हो गई है कि राज्य चुनाव आयोग जो करेगा, जो कहेगा वही होगा? क्या सरकारों की कोई हैसियत नहीं है? सरकार चुनी हुई प्रतिनिधि है और सरकार क्या इस तरह के चुनाव को, जब इस तरह की ऐसी स्थिति आ गई है, आपात स्थिति आ गई है, तो सरकार ने क्या रिक्वेस्ट किया? क्या कोई आपने बयान देखा कि सत्ता पक्ष की ओर से या विपक्ष के दल के नेताओं की ओर से इस चुनाव को टालने के लिए कोई ऐसी मुहिम शुरू की गई कि इसको बंद करो? अभी लोगों की जान बचाना मुश्किल है, अभी चुना जाना और चुनाव होना बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन शायद राजनीति हमारी सभी समस्याओं पर हावी हो जाती है, राजनीति सबसे ऊपर हो जाता है, और इसी की वजह से, इस राजनीति की वजह से हमारी आपकी मुश्किलें बढ़ रही है, हमारी आपकी जान जा रही है। और पंचायत चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव को टालने के लिए सरकार की कोशिश नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये एक अच्छी बात जरूर है जिसको मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए अयोध्या में जो रामनवमी का मेला है, रामनवमी का जो उत्सव है, उसको टाल दिया है। अदरवाइज मैं देखता कि जिस तरीके से महाकुंभ में भीड़ भाड़ बढ़ी है, उसकी वजह से वहाँ संक्रमण बढ़ा है, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में और पैदा होती। लेकिन इसके लिए सरकार को और योगी सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने ये फैसला लिया, समय रहते लिया, कि हमने अयोध्या में रामनवमी का उत्सव टाल दिया है। ऐसे भीड़ भाड़ वाले आयोजन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। हम और आपको भी जो कार्यक्रम करने हैं, शादियों का समय है, शादियाँ करीब आ रही हैं, सहालग है, उत्तर प्रदेश में सहालग बोलते हैं इसको, शादियों को, समय को। तो लेकिन इस वक्त हम इस काम को जितनी सावधानी से कर लें और जितना कानून का पालन करते हुए कर लें, वो हमारे लिए बचत है, हमारे लिए वो सुरक्षा का एक कवच है। और हमें यही करना पड़ेगा। इस वक्त जो परिस्थिति है, इस वक्त अगर हम नहीं सुधरे, हम नहीं संभले, तो हम न केवल अपने लिए खतरा पैदा करेंगे, बल्कि हम अगल बगल वालों के लिए, हम अपने समाज के लिए, हम अपने देश के लिए, हम अपने प्रदेश के लिए खतरा बन जाएंगे। तो इसलिए ये जवाबदेही हर नागरिक की है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, उसकी कोशिश की आलोचना, उसकी समालोचना हो सकती है, उसकी कमी को हम लोग सामने रख सकते हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया मैन। ये हमारा कर्तव्य भी है, ताकि सरकारें जागें, सरकारें चेतें और हम उस स्थिति को समझें। अधिकारियों पर दबाव बने कि इस व्यवस्था को लागू करना ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको यही कहना चाहता था। इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा, लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। इस अनुरोध के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। इसी तरह के वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।